हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन जैसे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। तो 12.6 देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स ए फोटोन व्हिच एक्साइट्स इट टू द n इज इक्वल्स टू 4 लेवल। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन। मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड लेवल में है, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट में है हाइड्रोजन एटम के अंदर। वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोन से उसको उतनी एनर्जी मिलती है ताकि वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 नंबर वाली ऑर्बिट में जंप कर पाए। ठीक है, उतनी एनर्जी उसको मिल गई। तो भैया उसने जो फोटोन एब्जॉर्ब किया ना, उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये आपको पूछा गया है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले तो ना यहाँ पे 4 नंबर वाली जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होगी वो मैं पता कर। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि जो फोटोन उसने ऑब्जर्व किया है अल्टीमेटली वो फोटोन के पास 4 नंबर वाली ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट, ये दोनों के बीच के एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, 4 नंबर वाली जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं। मान लो कि मुझे नहीं पता है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, इन जनरल सेंस वाला वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, वो हमें पता है क्या होती है। ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। -13.6, अरे ये पेन ना अभी बहुत, डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलिए, तो ये इन जनरल सेंस का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया E1 फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी n इज इक्वल टू, आप 1 प्लेस कर दो तो ये होनी चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी के हिसाब से अगर मुझे फोर्थ नंबर वाली ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n इज इक्वल टू मुझे 4 प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 4, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं -0.85, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो, तो E4 हमने निकाल दिया। अभी जरा सोचो, ये जो फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने, उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो भैया उसके पास ये फोर्थ नंबर वाली जो ऑर्बिट है एंड ये जो फर्स्ट नंबर वाली, क्योंकि वो कहां से कहां जा रहा है, फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है ना। तो वो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के गैप के बराबर, मतलब कि उन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी वो फोटोन के पास होनी चाहिए। तो मैं यहां पे फोटोन की जो एनर्जी होगी, जो एब्जॉर्ब हुआ फोटोन है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन मैं यहां पे लिखता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, जो भी लिखना है, ऑफ फोटोन, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई होगा, है ना। फाइनल है E4, इनिशियल एनर्जी है E1। ठीक है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा E4 माइनस E1। ठीक है, ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E4, हमने अभी ही निकाली, ये -0.85, -0.85 माइनस E1 कितनी है, तो -13.6, तो ये होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस निकालोगे तो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +13.6 में से -0.8, मतलब कि 0.85 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा 12.75। तो ये बचेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्योंकि मुझे उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के आंसर निकल के आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैलसी का इस्तेमाल करते हैं, तो 12.75 मल्टीप्लाई बाई 1.6, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 20.4। तो मेरे पास ये आंसर आया 20.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी हमारे पास आएगी। अब यहां पे हमारे पास
फोटोन की एनर्जी तो आ चुकी है, हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला गया है, साथ में उसकी वेवलेंथ भी निकालनी है ना। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अभी हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच म्यू के बराबर होती है ना। तो आप हम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा ई कैन बी रिटर्न एज एच म्यू या फिर एच एफ, जो भी लिखना है। पहले हम ये म्यू पता कर ले, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो पता कर लेते हैं। तो ये म्यू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल्टा ई डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो ये डेल्टा ई का वैल्यू हमारे पास यहां पे आया है 20.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, तो ये 6.625 इंटू 10⁻⁻34। चलिए इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। आप भी कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए तो 20.4 को हम डिवाइड करेंगे 6.625 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.079। ओके 3.079 इंटू 10⁻, ये 34 प्लस 19, मतलब कि हमारे पास 19, मतलब कि 15 बचेगा, 15। ठीक है, तो ये 10⁻15 हर्ट्ज। आप इसको रफली लिखना चाहो तो 3.1 भी लिख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक, चलो तो इतनी फ्रीक्वेंसी वो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ फोटोन की होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें उसकी वेवलेंथ भी निकालने को बोला है। भैया वेवलेंथ कैसे निकाले, बहुत ही आसान है भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो ना तो वेवलेंथ मिलेगी, और क्या। वेवलेंथ निकालना तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो। वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू, है ना, लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 टू, अच्छा ये 3 लिखे हैं, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू हमारे पास है 3.1। यार ये 3 होता ना तो हमें कैंसिल कर देता, वैसे अप्रोक्सीमेटली आप कैंसिल कर सकते हो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कैल्सी है तो इस्तेमाल करेंगे कैल्सी को। ठीक है, सो ये 3.1 इंटू 10⁻15। चले 3 को डिवाइड करेंगे 3.1 से तो 0.9 समथिंग हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 3.1 या 0.9677, so it is 0.9677। 3 डिवाइड बाई 3.1 0.9677 इंटू 10⁻, ये प्लस 15 वो 8, तो टोटल हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो 2 डिजिट में, अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहो 2 डिजिट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 96 पॉइंट समथिंग। सो ये 96.77 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 96.77 नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, सो दिस इज द लैम्बडा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें यहां पे निकालने को बोली थी, हमने निकाल ली है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12.7, देखो क्या बोला है। ए, यूजिंग द बोहर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द n इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3 लेवल्स। बी में क्या पूछा है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ 3 लेवल्स। तो पहले तो हमें n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये तीनों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। उसके साथ साथ उसको उस ऑर्बिट में घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा वो भी आपको पता करना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे हमारा पहले तो मैं वो स्पीड वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना वो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो स्पीड का फॉर्मूला देखो याद आता हो तो हम आगे जाएंगे, वहां से उसको उठाएंगे। अरे चिपक गया ये, हाँ ई रहा, अरे ई रहा बबुआ, ई रहा हमारा स्पीड वाला फॉर्मूला। ठीक है, ई है स्पीड वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये बड़ा बड़ा नहीं याद रखेंगे, छोटा वाला याद रखेंगे। ठीक है, तो वी एन इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन
2n/0h, ठीक है। Vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2n/0h। चलिए, टू एन एप्सिलॉन जीरो एच, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसे एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। ये पेन ना अभी वर्क नहीं कर रही है, तो स्क्वायर अपॉन 2n/0h, ये nth ऑर्बिट में वेलोसिटी हमें मिल चुकी है। अभी मैं थोड़ा इसको ना अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट इसलिए ताकि मैं ना ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखूँ, उससे अच्छा है कि मैं k की वैल्यू रखूँ तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पे 1/4π/ε0 चाहिए। अभी देखो ट्वाइस ε0 है, तो ट्वाइस पाई से मुझे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ट्वाइस पाई से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्वाइस पाई से मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से इसको डिवाइड भी किया हमने। तो 2 2 जा तो ये हो जाएगा 4πε0, ठीक है, इंटू n इंटू एच, ठीक है, इंटू n इंटू एच। तो यहाँ पे देखो ये 1/4πε0, इसको तो मैं k बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा k टाइम्स 2π ई स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4πε0, तो उसको तो हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा n इंटू एच। यार ये पेन बहुत ही अभी तकलीफ दे रही है। n टाइम्स एच, सर बदल दो अभी इसको, हाँ वही करना है। चलो, तो इतनी वैल्यू एक्चुअली मेरे पास आई है ना। nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होगी। बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, तीसरी ऑर्बिट में, देखो मैं क्या करता हूं, मैं ना इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, इतने टर्म की वैल्यू निकाल देता हूं। तो फिर मुझे डिवाइड बाय एन ही करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसके हिसाब से उसकी आधी, उसकी तीन तीसरे भाग वाली उतनी वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम पहले क्या करते हैं कि ये इतनी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड बाय एन करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, 10⁻9। उसके बाद ये 2 इंटू पाई मतलब कि 3.14 इंटू स्क्वायर मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n इंटू एच को मैं क्या करूँ, 6.625 इंटू 10⁻34, 625 इंटू 10⁻34। चलिए इसको पहले, ये 34 है भाई, 9 नहीं है, 34। पेन ना तकलीफ दे रही है, तो थोड़ा हैंड राइटिंग बिगड़ चुका है भाई। चलिए, तो इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास। तो भैया 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1.6, अगेन मल्टीप्लाई बाई 1.6, ठीक है, कुछ वैल्यू हमारे पास आई, उसको डिवाइड करेंगे हम 6.625 से। तो मेरे पास आंसर आएगा 21 पॉइंट, ये आया 21.84, 21.84 इंटू 10 के पावर को भी एडजस्ट कर दो भाई। तो ये 19 टू जा 38 होगा, ठीक है। और 38 में से ये -38 होगा एक्चुअली, -38 में से अगर ये +9 निकल जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 29, ठीक है। तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा 29, और ऊपर ये 10 टू द पावर 34 ऊपर जाएगा, तो ये +34 हो जाएगा डिवाइड बाई n, ठीक है। तो सही लिखे है ना, 19 टू जा 38, एक सेकंड, -30 और ये प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, है -29, ठीक है। तो -29
प्लस 34 कितना हो जाएगा भैया 5 प्लस 5। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये होगा 21.84 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5 डिवाइड बाई n। ठीक है, चलिए तो ये आएगी वेलोसिटी की इन जनरल सेंस की वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे n की वैल्यू प्लेस करता जाऊंगा, उस हिसाब से मैं वैल्यू निकालता जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 प्लेस करता हूं तो मुझे पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल जाएगी। सो दैट इज v1 इज इक्वल टू 21.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये पहली ऑर्बिट में वेलोसिटी हमें मिल गई। आप चाहो तो इसको 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 प्लेस करता हूं तो मुझे v2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो ये 21.84 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, मतलब कि ये 21.84 डिवाइड बाई आप 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कुछ 10.92। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.92 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, अरे ये पेन क्या करे ये पेन का। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 अगर हम प्लेस करते हैं, अगर यहां पे हम n इज इक्वल टू 3 प्लेस करते हैं तो हमें v3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 21.84 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई 3। चलिए तो कर लेते हैं। तो ये आंसर हमारे पास 7.28। वैसे तो 3 7 21 डायरेक्टली ही लिखना होता है, तो ये आएगा हमारे पास 7.28 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, चलो तो हमारे पास कुछ इतनी वेलोसिटी निकल के आई। तो पहली ऑर्बिट की मिल चुकी, दूसरी ऑर्बिट की मिल चुकी, तीसरी ऑर्बिट की भी मिल चुकी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कि ये ए का आंसर आ गया। अभी बी की बात करते हैं। भैया बी में क्या पूछा है? देखो, बी में हमें यह पूछा है कि आपको कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल्स। मतलब कि भाई ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए, मतलब कि उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो हमें पता है टीएन का सीधा फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इन जनरल सेंस का फॉर्मूला बना देंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हम एंगुलर कंपोनेंट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें Vn इज इक्वल टू मिलता है R ओमेगा n, या फिर मैं इसको लिखूं nth ऑर्बिट है तो Rn ओमेगा। ठीक है, Rn ओमेगा। ठीक, क्लियर? अभी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। तो यहां से हम फर्दर लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू Rn इंटू 2 पाई बाई टी, या फिर मैं इसको लिखूंगा Tn। ठीक है, चलिए तो यहां से मुझे Tn क्या मिल जाएगा? तो Tn मुझे मिलेगा भैया ये 2 पाई Rn डिवाइड बाई Vn। ठीक है, 2 पाई Rn डिवाइड बाई Vn। अब यहां पे अगर मैं r इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1 प्लेस करूंगा तो मुझे यहां पे पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 प्लेस करूंगा तो मुझे उस हिसाब से वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल ये है भैया कि भैया यहाँ पे पहले मुझे रेडियस पता होनी बहुत ही जरूरी है ना, Rn रेडियस पता होनी बहुत ही जरूरी है। हमने यहाँ पे अभी तक रेडियस नहीं निकाली है, लेकिन जी हाँ, हमें पहली ऑर्बिट की रेडियस तो पता है ना। हाइड्रोजन एटॉम में पहली ऑर्बिट की रेडियस हमें पता है। ठीक है, तो हम वो डायरेक्टली प्लेस करके पहले तो पहली ऑर्बिट के रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इन जनरल सेंस की बात करेंगे। या फिर आप पहले से ही Rn की वैल्यू यहाँ पे बना दो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट
और फिर उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ और फिर उस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चॉइस इज योर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप अगर 2 प्लेस करोगे तो आपको दूसरी ऑर्बिट की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। 3 प्लेस तीसरी ऑर्बिट की वैल्यू भी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इन जनरल सेंस में जाने से पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो आर एन का फंडा है उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं। तो भैया आर एन के केस में क्या है, आपने आगे देखा होगा तो हमने रेडियस का भी एक फॉर्मूला बनाया है। किधर गया, इधर है, हाँ जी, देखो ये रहा हमारे पास आर एन का फॉर्मूला, दिखा आपको आर एन का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी के अंदर जब हमने n इज इक्वल टू 1 प्लेस किया था ना बच्चों, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आया था। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का आंसर, है ना। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं ना इसी का इस्तेमाल करूंगा, यही फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा। और जरा आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हर एक ऑर्बिट को आप पहली ऑर्बिट की वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में आप उसको देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए यही फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको। तो मेरे पास, चलिए वापस वहां पे चले जाते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर एन का फॉर्मूला पहले तो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं आर एन का फॉर्मूला पहले तो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो भैया हमारे लिए आर एन का फॉर्मूला है हियर, आर एन इज इक्वल्स टू, भाई क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई पाई एम स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई पाई एम स्क्वायर, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे n इज इक्वल टू 1 प्लेस करूंगा, इफ आई टेक n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये होता है कि r1 की वैल्यू, मतलब कि n की वैल्यू यहां पे 1 प्लेस करें तो ये एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई पाई इंटू एम इंटू स्क्वायर है ना। और वो वैल्यू हमारे पास आती थी 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया यही तो है R1। तो अगर मैं यहां पे रिलेशन निकालता हूं तो भैया Rn का रिलेशन ये बन सकता है, Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स, Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स दिस वैल्यू, है ना, एन स्क्वायर टाइम्स R1, यही तो लिख सकता हूं मैं। या फिर आप इसको देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं एन स्क्वायर टाइम्स 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। क्लियर, सिंपल ही है ये, क्लियर है ना। ठीक है, तो बस यही वैल्यू हम प्लेस करेंगे, ठीक है, यही वैल्यू हमारी है, इसको जब यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो Tn का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो Tn कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू पाई इंटू, मैं भाई Rn को अभी लिखूंगा एन स्क्वायर टाइम्स 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मतलब कि जब भी n की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे ना, तब मुझे यहाँ पे आंसर T1 जो भी मिलेगा वहां पे R1 के हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से मैं Vn को भी लिख सकता हूं। देखो Vn को भी हम यहाँ पे लिख लिए, देखो Vn की वैल्यू भी इन जनरल सेंस में बना ली है, तो इसको ही यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 21 पॉइंट Vn, डिनोमिनेटर में Vn ही है ना, तो ये हो जाएगा 21.84 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई n। तो कुल मिला के देखोगे तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और उसके साथ साथ ये डिवीजन वगैरह भी कर देते हैं। तो डिवीजन वगैरह करने के बाद हमें कितना आंसर मिलता है वो फाइनल आंसर हम सीधा लिखेंगे, ताकि हमें सीधा T1 T2 T3 मिल जाए, ठीक है। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया पाई से, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.29 से, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया 5.29 से, तो जो आंसर आया उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 21.84 से। सो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे
डिवाइड करेंगे 21.84 से, तो हमारे पास ये आंसर आया 1.5211। तो ये आंसर हमारे पास आया 1.5211 टाइम्स, देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, है ना, तो ये n क्यूब हो जाएगा। और ये जो 10 का पावर है, आप देखो -11 था, 5 ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -16 n क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास Tn का फॉर्मूला। अभी Tn मिल चुका है तो T1 T2 T3 ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी, तो ये आया हमारे पास 1.52, अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोल सकते हो 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू n क्यूब। ठीक है, चलिए तो अभी T1 T2 T3 निकाल देते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग इज Tn इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 टाइम्स n स्क्वायर, सॉरी n क्यूब, सॉरी इट इज n क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे n इज इक्वल टू 1 प्लेस करूंगा तो मुझे पहले ऑर्बिट में घूमने का टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इफ आई प्लेस t इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 1, तो आई एम गेटिंग दिस 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकंड। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 प्लेस करता हूं तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो भैया देखो 1.52 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि n क्यूब है तो 2 का क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, तो ये 12.16 हो जाएगा। तो ये 12.1689 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकंड। ठीक है, आप चाहो तो इसको 1.21689 इंटू 10 टू द पावर -15 भी लिख सकते हो। एंड द लास्ट वन इज T3। तो यहां पे अगर हम 3 मतलब कि 27, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 27 कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 41.07। तो ये आंसर आएगा 41.07 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकंड। ठीक है, आप इसको चाहो तो 4.11 भी लिख सकते हो, 4.11 इंटू 10 टू द पावर -15 सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आई हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यूज। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power -11 meter. What are the radii of the n is equals to 2 and n is equals to 3 orbits? यहाँ पे आपको बोला गया कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, मतलब कि जो उसकी ग्राउंड स्टेट है, जो उसका मेन ग्राउंड स्टेट है, वहां की जो पहली ऑर्बिट है उसकी रेडियस आपको यहाँ पे कुछ इतनी दी गई है ना। देन व्हाट आर द रेडियस ऑफ द n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स। देखो हमने अभी ही जस्ट हमने ये रेडियस का इन जनरल सेंस का फॉर्मूला देखा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको 5.3 लेने को बोला है, हमने यहाँ पे 5.29 लिखा था। ठीक है, तो आप देखो क्या मिला था हमें फॉर्मूला, देखो Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स R1। ठीक है, और आपको R1 5.3 लेने को बोला है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, है ना, यही फॉर्मूला सीधा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो भैया हमारे पास इन जनरल सेंस का अभी तो फॉर्मूला है Rn कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर टाइम्स R1, और यहाँ पे आपको R1 लेने को बोला है 5.29 की जगह पे 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। तो बस n इज इक्वल टू 2 प्लेस करोगे तो R2 मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 3 प्लेस करोगे तो R3 मिल जाएगा। तो पहले n इज इक्वल टू 2 प्लेस करते हैं, तो जब मैं n इज इक्वल टू 2 प्लेस करता हूं तो मुझे R2 मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मतलब कि 21.2, तो ये आएगा हमारे पास आंसर 21.2 इंटू 10 टू द पावर -11। मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं 2.12 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर भी लिख सकता हूं। क्लियर? इसी तरीके से आप n इज इक्वल टू 3 प्लेस करोगे तो ये आएगा R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5.3
इंटू 10⁻⁻11, मतलब कि मुझे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5.3, तो मेरे पास आंसर आता है 47.7। सो आई एम गेटिंग दिस 47.7 इंटू 10⁻⁻11, मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं 4.77 इंटू 10⁻-10 मीटर भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द आंसर। इतना छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने यहां पे लिख दिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 12.9, देखो यहां पे क्या बोला गया है। ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? मतलब कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बीम है जिसके पास एनर्जी है प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उसको ना गैसियस हाइड्रोजन के ऊपर रूम टेम्परेचर पे बॉम्बार्ड कर दिया जा रहा है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो पॉसिबल ऑर्बिट में जा सकता है ना। देखो मैं इसको ना एकदम देसी तरीके से आसानी से समझ सको इस तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी देखनी है ना, यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी देखनी है, बाकी उसके रिलेटेड जो भी नंबर्स वगैरह होंगे, स्पेक्ट्रल इमिशन स्पेक्ट्रा जो भी है, वो आप ना कॉम्पिटिटिव सेक्शन में देख लोगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में इसको नहीं दिया गया है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको जिस तरीके से आप समझ सकते हो उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर नहीं जाऊंगा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनती है। वैसे इसका फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई कितने एमिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने एमिशन हो सकते हैं वो आप यहाँ से पता लगा, वो सीधा मैं फॉर्मूला, अभी मैं डेरिवेशन के पास नहीं जाऊंगा, सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि कितनी पॉसिबिलिटी निकलती है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी निकलेगी, उसका फॉर्मूला आप वहां से जो कॉम्बिनेशन है ना मैथमेटिकल टर्म, उसके ऊपर से आप ये पता लगा सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सीधा आपको फॉर्मूला दे दूंगा कि भैया ये फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो जाते हैं इसके पास और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भैया एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन बीम जब भी बॉम्बार्ड किया जाता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें से जो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी भैया अंदर हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। अभी ये सोचने वाली बात होगी कि भैया वो कौन सी ऑर्बिट को अचीव करेगा, है ना, वो कौन सी ऑर्बिट को अचीव करेगा वो पहले पता लगाएंगे, है ना। कौन सी ऑर्बिट को वो अचीव कर सकता है वो पहले हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे होगा, तो ग्राउंड स्टेट में, है ना, वो ग्राउंड लेवल पे होगा, वो ग्राउंड स्टेट में है। तो भैया वहां से वो जंप करके ऊपर जाएगा, तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद अभी कितनी उसके पास एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में है ना। तो वहां पे अभी कितनी एनर्जी है उसके पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कितनी ग्रैब कर रहा है, तो भैया +12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा इन दोनों का डिफरेंस ले लो ना, -13.6 +12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। भाई जो है उसमें ऐड होगी ना भैया, एनर्जी जो है उसमें ऐड होगी। मैं बोल रहा हूं डिफरेंस, लेकिन आपको यहां पे ऐड करना है भैया, जो एनर्जी उसकी अभी है उसमें ये ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने के बाद आप आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटोन उसके पास एनर्जी कितनी बनेगी वो पता कर लो। ठीक है, वो पता कर लो। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, then now its energy is, मतलब कि एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास अब कितनी एनर्जी होगी, तो अब उसके पास पहले थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसने 12.5 को एब्जॉर्ब किया मतलब कि ऐड हुई।
ऐड होने के बाद तो देखो 13.6 में से 12.5 निकल जावे तो कितना बचे, तो बचेगा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी, है ना। अभी ये एनर्जी लेके वो कौन सी ऑर्बिट गेन कर सकता है, तो भैया यहां पे फॉर्मूला लगा दो ना, En का फॉर्मूला लगा दो, वहां से n आपको पता चल जाएगा। En का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा En का फॉर्मूला है -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए -1.1 के, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, एन स्क्वायर की वैल्यू भैया आ जाएगी 13.6 डिवाइड बाई 1.1, ठीक है। ये वैल्यू को पता कर लो, 13.6 डिवाइड बाई 1.1 कितना होगा, अराउंड 12 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ देख लेते हैं, 13.6 डिवाइड बाई 1.1, हाँ 12.36, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 12.36। सो एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 12.36। हम इसका अंडर रूट भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट 12.36, तो ये आएगा 3.51, है ना। ये आएगा 3.51, सो ये आएगा 3.51। लेकिन भैया ऑर्बिट तो इंटीजर वैल्यू होती है ना, ये क्वांटाइजेशन है, तो ऑर्बिट की वैल्यू जो भी होगी वो इंटीजर होगी, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 3, मतलब कि वो 3.51। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्थ नंबर वाली ऑर्बिट अचीव, नहीं भैया, वो थर्ड नंबर वाली ऑर्बिट अचीव कर सकता है, फोर्थ वाली नहीं कर सकता है ना, वो थर्ड नंबर वाली ऑर्बिट अचीव कर सकता है। तो पॉसिबल ऑर्बिट क्या होगी, थर्ड। ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ग्रैब करके वो थर्ड नंबर की ऑर्बिट में जा सकता है। अभी देखना यह है कि वो थर्ड नंबर वाली ऑर्बिट में तो गया, लेकिन क्या वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा, नहीं। आपको पता है थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में गया है तो वहां पे वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वो वहां पे अनबैलेंस फील करेगा और फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस नीचे वाली ऑर्बिट में जंप कर देगा, है ना। तो यहाँ पे भी वो बंदा ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड, मतलब कि अब यहां से आपको पॉसिबिलिटी सोचनी है कि अब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है ना, वो आपको सोचना है ना। और अगर मैं बताऊं, अगर आप कॉम्बिनेशन के पास जाओगे, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी के रिलेटेड ना आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं, है ना। तो वहां पे आप ये डिस्कस कर लोगे, आपको वहां पे डिस्कस कर लिया जाएगा। हम वहां पे अभी तो नहीं जाएंगे वो पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में उसके पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपके दिमाग को ओपन करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको जितने आसान तरीके से समझा पाऊं उतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला याद रखना है कि मान लो मेरे पास एन चॉइस है, उसमें से एन चॉइस नहीं बोलता हूं, मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अगर मुझे कोई बोले कि मुझे दो ऑब्जेक्ट पसंद करने हैं, दो ऑब्जेक्ट पसंद करने हैं, तो मैं उसको कितने तरीके से पसंद कर सकता हूं, कितने टाइप से पसंद कर सकता हूं, तो भैया मैथमेटिक्स बोलता है कि आप इसको NC2 टाइप से पसंद कर सकते हो, है ना। तो ये NC2 का फॉर्मूला क्या है, तो NC2 का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, मतलब कि ये n फैक्टोरियल होता है ना बच्चों, इसको मैं n इंटू, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान दें, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये इसने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचेगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी, मतलब कि अगर मुझे n ऑब्जेक्ट दिए गए हो, उसमें से दो ऑब्जेक्ट को सिर्फ मुझे चूज करना है, पसंद करना है, तो मैं इतने तरीके से पसंद कर सकता हूं, ठीक है। अभी यहां पे भी केस ऐसा ही है, क्या है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है तो कहां से जंप करवाना है और कौन सी ऑर्बिट में जंप करना है, तो मतलब कि दो ऑर्बिट मुझे पसंद करनी होती है ना। मेरे पास यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है जरा देखो, तो मेरे पास यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 3, क्योंकि अभी वो फिलहाल तीसरी ऑर्बिट में है ना, फिलहाल वो तीसरे लेवल पे है, तो वहां से वो सेकंड में जा सकता है, वहां से वो फर्स्ट में भी जा सकता है। तो मेरे पास चॉइस कितनी आई, ठीक है, मुझे किसी दो को पसंद करना है ना, मुझे जंपिंग प्रोसेस करवानी है, फोटोन को एमिट करवाना है, तो NF एंड NI, इनिशियल ऑर्बिट एंड फाइनल ऑर्बिट मुझे चाहिए, मतलब कि दो पसंद करनी है, चॉइस कितनी है 3, उसमें से दो पसंद करनी है, तो मेरे पास कितनी चॉइस बनेगी, तो मेरे पास चॉइस बनेगी n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, मतलब कि n की वैल्यू
टोटल कितनी यहां पे मेरे पास लाइंस है? 3, क्योंकि अभी तीसरी ऑर्बिट में है, तो तीसरी ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट, 3 चॉइस मेरे पास है, उसमें से मुझे किसी 2 को पसंद करना है। समझ में आ रही है? उसमें से किसी 2 को पसंद, 2 की पेयर बनेगी ना, कहां से और कौन सी ऑर्बिट में, कहां से जंप करना है, कौन सी ऑर्बिट में जंप करना है, कहां से कौन सी ऑर्बिट में, ठीक है, कहां से जंप करना है, कौन सी ऑर्बिट में जंप करना है, ठीक है। तो मुझे एक इनिशियल ऑर्बिट चाहिए, एक फाइनल ऑर्बिट चाहिए, तो मुझे 2 पसंद करनी है, ठीक है। एकदम देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू में 3 प्लेस करूंगा, यहाँ पे 3 - 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो भाई चॉइस निकलेगी 3। मतलब कि यहाँ पे 2 की 3 पेयर, 3 टाइप मेरे पास मिल सकती है। मतलब कि मेरे पास जो 3 ऑर्बिट है ना, उसमें से मैं 3 अलग अलग पेयर में जंप करवा सकता हूं, ठीक है। और मैं आपको समझाता भी हूं, ये कॉमन फॉर्मूला है, इसको ना रट्टा मारना हो तो मार लो, लेकिन अभी मैं समझाता भी हूं कि कैसे वो 3 टाइप निकलेंगे। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जो भी है, जो थर्ड ऑर्बिट में है, ये फॉर्मूला याद हो गया भैया आपको, ये n इंटू एन माइनस वन, इतना याद रख लो। हमारे पास चॉइस कितनी आएगी? n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, क्योंकि हर एक बार हमें 2 टाइप यहाँ पे, 2 ऑर्बिट पसंद करनी पड़ेगी, है ना। एक जहां से जंप करने वाला है, और दूसरा जहां पे जंप करेगी इलेक्ट्रॉन, जहां पे जंप करेगा, ठीक है। तो 2 हमें पसंद करनी होती है, NF एंड NI, अगर वो फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो NF एंड NI, ठीक है। तो जितनी ऑर्बिट, जो ऑर्बिट वो अचीव कर सकते जहां पे है, ठीक है, उतने टोटल चॉइस, क्योंकि अगर वो 4th ऑर्बिट में होती तो यहाँ पे एन की वैल्यू में 4 लेता, ये वाले फॉर्मूला में, क्योंकि 4 3 2 1, मतलब कि 4 में से मुझे 2 को पसंद करना है ना। तो तब मैं एन की वैल्यू 4 प्लेस करता, एंड लाइकवाइज दिस आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी थी, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्बिट है, तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2, और यहां से हमारे पास चॉइस है, क्योंकि ये तो कैंसल, तो आएगी चॉइस, टोटल नंबर ऑफ चॉइस 3। अभी वो भी समझा तो कैसे 3, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉइंग कर लेता हूं। मान लो ये तीसरी ऑर्बिट, मान लो ये सेकंड ऑर्बिट, एंड मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक। और रे ये तो टेढ़ी हो गई, ठीक। चलिए, ये n इज इक्वल्स टू 3, ये n इज इक्वल्स टू 2, ये n इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? चलो अभी वो 3 टाइप में बताता हूं कि यहां पे सच में 3 टाइप आ सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है, या फिर यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, ठीक है। तो ऐसे टोटल 3 टाइप हमारे पास निकलेंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पहली पॉसिबिलिटी ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन हो सकता है सीधा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाए। यह पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां पे थर्ड ऑर्बिट से सिर्फ सेकंड ऑर्बिट में जंप कर जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। हो सकता है ये जो सेकंड ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन जो अभी थर्ड से सेकंड में आया है, वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि वहां पे जाके वो मान लो कि वो बैलेंस फील करेगा, उसके बाद ऐसा उसको लगा कि नहीं 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 भाई, मुझे अभी भी अनबैलेंस फील कर रहा है, तो महसूस हो रहा है मुझे कि भैया मैं अभी भी अनबैलेंस हूं, तो हो सकता है कि वो अभी सेकंड से फर्स्ट में जंप कर दे, है ना। तो हो गई ना 3 टाइप, देखिए आपको समझ में आ रही है बात। तो या तो सीधा तीसरी में से पहली में जंप कर देगा, या तो वो तीसरी में से दूसरी में आएगा, एंड फिर दूसरे में से तीसरे फर्स्ट में जाएगा, है ना। तो या तो डायरेक्ट जंपिंग फ्रॉम 3 to 1, या तो इनडायरेक्टली 3 से पहले 2 में, एंड देन आफ्टर फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास 3 टाइप्स निकलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। देखो इसने भी आंसर 3 ही दिया था, 3 अलग अलग टाइप्स आपके पास निकलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ जंपिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ चलो, तो अभी वैल्यू निकालते हैं। मान लो पहली पॉसिबिलिटी कि अगर वो सीधा 3 से 1 में जंप करता है, तो तब कितनी वेवलेंथ यहाँ पे जनरेट होगी, है ना। तो वो सीधा यहाँ पे प्लेस करेंगे। अभी देखो मुझे सारे एनर्जी लेवल्स पता है, तो अभी ना आप ये 5 तक का लेवल आप यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। तो पहले का लेवल मुझे पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो दूसरी ऑर्बिट है इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.40, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जो तीसरी है वो -1.51, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो अभी पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या है? मान लो कि वो सीधा 3 में से फर्स्ट में जंप करें। सो पहली पॉसिबिलिटी को सॉल्व करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1,
मान लो फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 टू सीधा n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर वो सीधा n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1 में जंप करेगा तो भैया मैं पहले तो ये बता दूं कि फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे यूज करूंगा। तो भैया मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला ये यूज करूंगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो रिलीज होता है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, तो एच सी बाई लेमड़ा के बराबर, है ना। तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा भैया एच सी बाई डेल्टा ई। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। आप चाहो तो मैं इसको बॉक्स बना के यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच सी बाई डेल्टा ई, एच सी बाई डेल्टा ई, ठीक है। चलिए, तो पहले मान लो कि अगर वो 3 से फर्स्ट में जंप करता है तो ऐसे केस में भैया लेमड़ा जो मुझे मिले, वैसे लिखते हैं क्या, लेमड़ा आई एफ, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना, लेमड़ा आई एफ इज इक्वल्स टू, लेमड़ा आई एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो लेमड़ा आई एफ, आई मतलब कि इनिशियल जहां से जंपिंग स्टार्ट किया वो मतलब कि 3 से कहां गया 1 में, ठीक है। तो लेमड़ा 3 1 दैट इज इक्वल्स टू एच सी बाई डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी होगी E1 माइनस इनिशियल मतलब कि थर्ड से जंप करता है तो E3, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो भैया, ये होगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, वो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से, डिवाइड बाई भैया E1 कितना है इसीलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी लिखी माइनस 13.6, तो ये है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस देखो अभी क्या है कि इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मुझे इसको जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस 13.6 माइनस माइनस 1.55 है ना, माइनस 1.51, सॉरी 55 नहीं 51, अरे माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। चलो, तो ये सारी वैल्यू हम प्लेस कर दिए हैं। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन उसको पहले एक बार लिख लेते हैं 6.625 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 10 का पावर जो भी एडजस्ट होगा, देखो 4 4 निकल जाएंगे तो ये माइनस 26 बचेगा, डिवाइड बाई, अच्छा अगर मैं इसको लिखूं तो ये 12.09 बचे, 13.6 में से अगर मैं 1.51 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1.51 को अगर समझना तो 12.09 बराबर ही है 12.09, सॉरी ये प्लस माइनस 12.09, सॉरी इट इज माइनस 12.09, माइनस और प्लस, हाँ तो ये माइनस होगा ना। तो यहां पे हमारे पास आएगा 12.09। अभी आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, देखो क्या है कि वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो वेवलेंथ के केस में वो तो पॉजिटिव ही आएगी ना वेवलेंथ, वो नेगेटिव थोड़ी ना आती है ना। तो वेवलेंथ, वेव की लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसा समझो कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। तो ये 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं डिवाइड वगैरह करके देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6.625 वो फर्दर मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड वो आगे जाके डिवाइड होगा 12.09 से, वो फर्दर डिवाइड होगा 1.6 से, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1.027, ऐसा कुछ आंसर निकल के आएगा 1.027 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये 19 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 होगा, 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। तो इतना आंसर
तो इतना आंसर हमारे पास आएगा -7 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी लैम्बडा 31, अरे लैम्बडा लिख नहीं पा रहे हैं, लैम्बडा 31 की वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको अगर नैनोमीटर में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। 102 आप 2 डिजिट को शिफ्ट कर दोगे तो रफली 102.74 ऐसी कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि भैया एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं अभी नेक्स्ट फ्रॉम दूसरा वाला केस लेते हैं जिसमें थर्ड में से सेकंड में जंप किया है ना, थर्ड में से सेकंड में जंप किया, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब ये केस में क्या होगा, तो इनिशियल है 3 एंड फाइनल है 2, तो ये मैं लिखूंगा लैम्बडा 32। अगेन उसकी वैल्यू वही hc, मतलब कि फॉर्मूला तो वही लगेगा ना भैया, hc अपॉन यहां पे हम लिखेंगे E2 माइनस E1, सॉरी E3, E2 माइनस E3। ठीक है, सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, तो ये होगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई, देखो ये E2 एनर्जी लेवल कितना है, तो E2 एनर्जी लेवल -3.40 है। ठीक है, तो ये है -3.40 माइनस ये E2 E3, तो वो है -1.51, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इंटू 1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम जूल में करना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हम इसको कुल मिलाकर अगर देखें और इसको सॉल्व कर दे तो हमारे पास कुछ आंसर निकल के आएगा, क्योंकि ये 1.51। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। सो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम ये जो -3.40 है -1.51 करेंगे तो हमारे पास कुछ 1.89 माइनस मतलब कि प्लस ही लिखेंगे इसको, तो 1.89 जितना आएगा हमारे पास, सॉरी, तो ये आ जाएगा 6.625 इंटू 3 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा हमारे पास -26 डिवाइड बाई, यहाँ पे आया 1.89 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवीजन कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, डिवीजन करके ही देख लेते हैं। 6.625 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 1.89 फर्दर डिवाइड बाई ये होगा 1.6 से, तो ये आंसर मेरे पास आएगा 6.5724, 6.5724, तो ये आएगा 6.5724 इंटू 10⁻19 ऊपर चलाएगा तो अगेन 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास आएगा लैम्बडा 32 का। अरे बापा, लैम्बडा 32। चलो, तो ये आ गया लैम्बडा 32। लाइकवाइज दिस, अभी थर्ड पॉसिबिलिटी सोचो। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी, तो चलो उसके ऊपर भी सोच लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो फ्रॉम थर्ड पॉसिबिलिटी, फ्रॉम अगर मैं आपसे बोलूं कि n इज इक्वल टू, पॉसिबिलिटी अभी कौन सी बाकी है, 2 से 1, सो फ्रॉम 2 to 1, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, देख लेते हैं, हाँ चालू ही है। सो फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, तो भैया फ्रॉम 2 to 1 मतलब कि लैम्बडा 2 इनिशियल 2 फाइनल 1 hc अपॉन फाइनल है E1, इनिशियल है E2।
सारी वैल्यू प्लेस कर दो। 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई, भैया यहाँ पे इवन तो वो है -13.6 माइनस E2 मतलब कि 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6.625 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाई, भाई अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 13.6 में से अगर -3.4 मतलब कि -34 से +3.4 होगा तो ये 10.2 बचेगा। 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए तो इसको भी डिवाइड वगैरह कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या निकल के आता था। 6.625 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10.2 फर्दर वो डिवाइड होगा 1.6 से, तो ये आ जाएगा 1.2178 1.2178 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी की वेवलेंथ। तो भैया ये वाला क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकलती है, कितनी पॉसिबल वेवलेंथ्स आपको मिलेगी, एमिट होगी। तो भैया ये 3 पॉसिबल वेवलेंथ्स यहाँ पे एमिट हो सकती है ना। डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से कि भैया या तो सीधा 3 में से जब 1 में जंप कर ले इलेक्ट्रॉन, तब वो λ31 वेवलेंथ रिलीज होगी, या तो फिर वो वाया वाया जाए, 3 से 2 में जंप किए तब λ32, और उसके बाद 2 से 1 में जंप करेगा तो लैम्बडा भैया 2 1, ठीक है, सॉरी 1 2 सॉरी 2 1 क्या बोल रहे हैं हम, हाँ 2 1 इनिशियल फाइनल। ठीक है, तो इतनी 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास निकल के आएगी। क्लियर? चलिए, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, ये आपको काम लगेगा। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि आपको जितनी चॉइस है उसमें से कहां से जंप करवाना है, कौन सी में जंप करवाना है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। आखिरी इक्वेशन हमारा इसका, इन अकॉर्डेंस विद ए बोहर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर विथ ए ऑर्बिटल स्पीड समथिंग, जो आपको दी गई। मास ऑफ अर्थ इज दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट में, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली बोला कि इन अकॉर्डेंस विद द बोहर्स मॉडल, मतलब कि बोहर मॉडल के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है वो बोहर मॉडल के हिसाब से यहाँ पे देखना है। ठीक है, आपको बोला गया बोहर मॉडल के हिसाब से आपको जो अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब कि अर्थ जो सन के अराउंड में ऑर्बिट में घूम रही है, उसकी रेडियस आपको यहाँ पे दी गई है। आपको यहाँ पे अर्थ का मास दिया गया है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड दी गई है, तो आपको ये पता करना है कि भैया वो कौन सी ऑर्बिट में घूम रही है, अर्थ सन की कौन सी ऑर्बिट में घूम रही है, वो नंबर आपको पता करना है ना। और ये पहली बार नहीं देख रहे, ऐसा क्वेश्चन हम आगे देख चुके हैं। अगर आप याद करोगे तो ऐसा सेम क्वेश्चन हम आगे देख चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ये हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है, ऐसा सेम सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो यहाँ देखो, सीधा हमने क्या किया था, बस यही यहाँ पे सैटेलाइट की बात की गई थी, है ना, और सारी चीजें वही थी, और आपको यहाँ पे क्वांटम नंबर मतलब कि कौन सी ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो आपको पता करना है ना। तो बस यही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे भैया, सेम ही तो चीज है, तो वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। आपको एन पता करना है तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि भैया बोहर मॉडल के इस्तेमाल करना, तो मुझे पता है कि बोहर मॉडल के हिसाब से भैया एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो NH/2 पाई। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, mvr के बराबर, है ना। तो ज्यादा घुमाएंगे नहीं, सीधा इसको वही एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम मैं लिख सकता हूं mvr इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, mvr इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, और मुझे बोला है पता करने को n।
तो n को सब्जेक्ट बना दो, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता है। n इज इक्वल टू 2 पाई mvr डिवाइड बाई h, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है, कुछ भी मिसिंग नहीं, सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है। 2 इंटू ये हो जाएगा 3.14। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ भी आपको दिया गया, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 आपको लेने को बोला है। वेलोसिटी आपको दी गई है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड लेने को बोला है। रेडियस आपको जिस रेडियस में वो घूम रही है वो भी आपको दी गई 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो वो तो हमें पता है 6.625 इंटू 10⁻34, ठीक है। चलो जो डिवाइड वगैरह करना है उसको डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं, पहला मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.14, उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे भैया 1.5 से, और फिर उसको डिवाइड करेंगे सीधा 6.625 से। तो मेरे पास आंसर आता है 25.59। यह आंसर आएगा 25.59, 25.59, मतलब कि रफली ये 2.6 हम लिख सकेंगे। पावर भी एडजस्ट करें इंटू 10⁻। देखो ये सारे 20 सारे ऐड होने वाले हैं, देखो सारे, क्योंकि 34 भी ऊपर जाएगा। सो ये 24 प्लस 4 मतलब कि 28, 29, 39, 39 एंड 34, ठीक है। तो ये 39 एंड 30, 30 30 60, 9 69 एंड 4, तो ये 73 के हिसाब से 73 आ जाएगा, 10⁻73, ठीक है, 10⁻73। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2.6 इंटू 10⁻74 भी बोल सकता हूं, है ना, 10⁻74 अप्रोक्सीमेटली। तो भैया अगर हम ये पूरी सिचुएशन का अगर बोहर मॉडल से कंपेयर करते हैं तो इस हिसाब से ये अर्थ जो भी है ना सन के अराउंड भैया 2.6 इंटू 10⁻74 नंबर वाली ऑर्बिट में घूम रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। ये एक इमेजिनरी चीज है लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। यहाँ पे ना पहले 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको सेल्फ स्टडी में देता हूँ, इसका टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन वो आपको मैं सेल्फ स्टडी में देता हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी में देख लो वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।